हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें 1906 तक का डेट हमारा कंप्लीट हो गया था। 1906 में लास्ट हमारा जो डेट था, 1906 में हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था छत्तीसगढ़ मित्र मंडल या समित्र मंडल, मित्र मंडल या इसी को बोला जाएगा समित्र मंडल। समित्र मंडल, ठीक है, यही पढ़े थे। 1906 में मित्र मंडल या समित्र मंडल, इसका गठन राज्य में किया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। क्लियर है? मित्र मंडल या समित्र मंडल राज्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। देखिए, इनका जो इस मंडल को स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के लिए। ठीक है, अगर इसमें उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो उद्देश्य रहता है स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। क्लियर है? अब ये जो मंडल स्थापित हुआ रहता है इसके लिए एक मुख्यालय बनाया गया रहता है। ठीक, देखिए पहले का जब जितने भी आंदोलन आप पढ़ेंगे, जैसे उसमें स्वदेशी आंदोलन में विदेशियों का बहिष्कार जब किया जाता है, विदेशी वस्तु का, तो विदेशी वस्तु में स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार किया जाता है। जो इंग्लिश मीडियम रहते हैं उसका भी बहिष्कार किया जाता है। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये आंदोलन चलता था, उस टाइम पे जब राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया रहता है, ठीक है, क्योंकि विदेशी जो विद्यालय उसका तो बहिष्कार किया गया है, तो बच्चों को तो ऐसा नहीं है कि बिना स्कूल के तो उनको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, है ना। तो स्कूल स्टार्ट किया जाता है, पर उस टाइम में जितने स्कूल स्टार्ट किए जाते हैं वो किसी ना किसी के घर पे स्टार्ट करते हैं। जिनका घर अच्छा बड़ा रहता है उनके घर पे स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सेम थिंग वही है कि ये जो मंडल है इसको स्थापित तो कर लिया गया, लेकिन इसका मुख्यालय जो है किसी का निवास स्थल को ही बनाया गया। ये जो मुख्यालय बना है ये बना है सारंगमणि, या इसी को देता है सारंगपाणि का निवास स्थान। क्लियर है? तो देखिए, ये जो है स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जब स्थापित होता है तब क्या करते हैं, इसी ही टाइम पे सुंदरलाल शर्मा जो है वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते हैं। तो उसी पर्पस से, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के पर्पस से, अगर स्वदेशी मटेरियल आपके पास अवेलेबल रहेंगे ही नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं को एक्सेप्ट करने के लिए स्वदेशी दुकानें डालने का स्टार्ट किया गया रहता है, और इसमें मेन रोल जो रहता है वो सुंदरलाल शर्मा का रहता है, क्योंकि यही उनको मोटिवेट करते हैं। तो इसी 1906 के उद्देश्य के तहत ही 1907 में स्वदेशी दुकानें खोली जाती है। स्वदेशी दुकानें प्रारंभ। क्लियर है? अब ये जो स्वदेशी जो दुकान है ये 2-3 जगह पे ओपन किया गया रहता है। कहाँ कहाँ पे ओपन किया गया रहता है? DRRM 4 जगह पे ओपन किया गया रहता है। D से रहेगा धमतरी, R से रहेगा राजिम, इसी R से रहेगा राजनांदगांव, और M से रहेगा महासमुंद। क्लियर हुआ? ये प्लेस DRRM, इतनी जगह पे स्वदेशी दुकानें प्रारंभ की जाती है। क्लियर है? अब देखिएगा, धमतरी में जो शॉप है इसका जो संचालन है, ये शॉप में कोई ना कोई तो वहाँ पे दुकानदार होंगे ही। तो धमतरी में जो रहेंगे वो है यादव राव, ये धमतरी में रहेंगे। राजिम में है डॉक्टर पूरन सिंह।
क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है राजनांदगांव। राजनांदगांव में रहेंगे ठाकुर प्यारेलाल, और ठाकुर प्यारेलाल तो रहेंगे ही लेकिन इनके साथ में इनके दो सहयोगी रहते हैं। एक है मास्टर शिवलाल, मास्टर शिवलाल खरे, और दूसरा नाम है शंकर लाल खरे, शंकर लाल खरे। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद है महासमुंद। महासमुंद में नाम मिलेगा आपको हरि प्रसाद सोनी, हरि प्रसाद सोनी। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। 1906 के उद्देश्य के पर्पस से ही 1907 में स्वदेशी दुकानें ओपन की जाती है। स्वदेशी दुकान ओपन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है पंडित सुंदरलाल शर्मा का, और पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ एक और पर्सन जो है सहयोग करते हैं, उनका नाम है नारायण राव मेघावाले, मेघावाले। ठीक है। सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले जो रहते हैं स्वदेशी दुकानों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब स्वदेशी जो दुकानें ओपन होती है वो होता है 4 प्लेस में, DRRM। डी से हो जाएगा धमतरी, R से हो जाएगा राजिम, नेक्स्ट R से राजनांदगांव, और M से हो जाएगा महासमुंद। तो जो धमतरी है, धमतरी में इस दुकान का जो संचालन है स्वदेशी दुकान का, वो संचालित किया गया रहता है यादव राव के द्वारा। राजिम में है डॉक्टर पूरन सिंह, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल संचालन करते हैं, और प्यारेलाल के साथ उनके दो सहयोगी मिलेंगे, एक है मास्टर शिवलाल खरे और दूसरा नाम है शंकरलाल खरे। क्लियर है। लास्ट प्लेस बच गया महासमुंद। महासमुंद में इसका जो संचालन है वो करते हैं हरि प्रसाद सोनी। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। ये जो 1907 जो है स्वदेशी दुकान, इसको 1906 की कैटेगरी में ही पढ़िएगा, मतलब जो मित्र मंडल या समित्र मंडल है इसी के ही साथ इसको पढ़िएगा। क्लियर है। देखिए ये मित्र मंडल समित्र मंडल 1906 का है, और छत्तीसगढ़ मित्र जो है वो आपका मासिक पत्रिका है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट हम 1907 की कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की चीजें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो 1907 रहेगा, 1907 में हम 4 डेट पढ़ेंगे। जो 1907 है उसी में 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। उन्नीस सौ सात, फिर से 1907, फिर से 1907, और ये हो जाएगा फिर से 1907। ठीक है। 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहला जो 1907 है इसमें याद रखिएगा सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो 1907 रहेगा, इसमें रहेगा प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन। फर्स्ट और सेकंड सत्र जो है, फर्स्ट सत्र 1905 में पढ़ा है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी किसी जगह पे 1903 भी मिलता है। ठीक। 1906 में द्वितीय सत्र होता है, और इसी 1907 में तृतीय सत्र का आयोजन, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन, और ये आयोजन होता है रायपुर में। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट जो 1907 है इसमें मिलेगा देश का प्रथम छात्र हड़ताल, देश का प्रथम छात्र हड़ताल। क्लियर है यहाँ तक। देश का प्रथम छात्र हड़ताल आगे 1907 को मैं बताऊंगी, पहले ये तीनों को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है। देखिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ रहता है, इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं इंडिया लेवल पे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस।
ठीक है। सूरत अधिवेशन जो है इसमें रास बिहारी बोस अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन की एक प्रमुख विशेषता रहती है, इंडिया लेवल पे भी सेम थिंग और छत्तीसगढ़ लेवल पे भी सेम थिंग। इंडिया लेवल में 1907 में गरम दल और नरम दल, दो दल का विभाजन हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे कांग्रेस जो पार्टी रहती है वो दो दल में विभाजित हो जाती है, एक तो उदारवादी और एक उग्रवादी। उग्रवादी का मतलब गरम दल और उदारवादी का मतलब नरम दल। वही चीज यहाँ पे भी होता है छत्तीसगढ़ लेवल में भी। 1907 में सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। सबसे पहले यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से 3 सदस्य शामिल हुए थे, सुंदर शिव नारायण, सुंदर से हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा, शिव से हो जाएगा शिवराम मुंजे और नारायण से हो जाएगा नारायण राव मेघावले। क्लियर है? ये 3 लोग जो रहते हैं इस अधिवेशन में शामिल हुए रहते हैं छत्तीसगढ़ से। अब इसका प्रभाव क्या रहता है कि 2 दल विभाजन हो जाता है, एक तो गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गरम दल और नरम दल का जो विभाजन होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका प्रभाव। गरम दल नरम दल विभाजन, देखिए गरम दल और नरम दल का जो विभाजन होता है छत्तीसगढ़ में, इसका विभाजन करता केलकर के द्वारा छत्तीसगढ़ में 2 दल विभाजित हो जाते हैं। केलकर, क्लियर है यहाँ पे? अब ये जो 2 दल है गरम दल और नरम दल के मेंबर को मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, उसका रीजन भी बताऊंगी कि यहाँ पे हम उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है 1907 में प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन। अब सत्र है रायपुर में हो रहा है, तो यहाँ पे बैठक का आयोजन कहाँ पे, सत्र का आयोजन मतलब ये बैठक ही है, रायपुर में। और कहाँ पे होता है, तो रायपुर के टाउन हॉल में होता है, रायपुर के टाउन हॉल में। क्लियर है यहाँ पे? अगर बैठक है तो बैठक किसी ना किसी की अध्यक्षता में ही कंप्लीट होता है। तो जो प्रांतीय कांग्रेस का जो तृतीय सत्र है इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया रहता है। आपको अध्यक्षता में 2 नाम याद रखना है। देखिए 2 टाइप के अध्यक्ष मिलेंगे, एक तो नॉर्मल अध्यक्ष और एक है स्वागत समिति के अध्यक्ष। स्वागत समिति के अध्यक्ष, क्लियर है? तो अध्यक्ष में एक मिलेगा केलकर। किसी बुक में केलकर तो अभी दे रहा है, पुराने अगर स्रोत देखा जाएगा तो पुराने स्रोत के आधार पर यहाँ पे लेता था RN मधोलकर। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, केलकर को भी याद रखिएगा और RN मधोलकर को भी याद रखिएगा। मोस्टली अभी आंसर लेने के चांसेस केलकर के ही हैं, क्योंकि नए स्रोत के आधार पर केलकर को अध्यक्ष बताया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं ये रहेंगे हरि सिंह गौर। देखिए जैसे हम कोई बैठक स्टार्ट करते हैं या कोई एक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे फंक्शन स्टार्ट होता है तो हो सकता है स्वागत गीत से प्रारंभ होता है ना, या तो वहां पे सरस्वती पूजन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र है इसका जो आयोजन हुआ रहता है उसको प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ किस प्रकार से करना है इसका सुझाव देते हैं दादा भाई खपरडे। और वो सुझाव में ये रहता है कि हम इस सभा को स्टार्ट करेंगे वंदे मातरम बोलकर। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र हैं इसको प्रारंभ करने का सुझाव, मतलब किस रूप से प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे वंदे मातरम बोलकर। और ये जो सुझाव है, प्रारंभ करने का जो सुझाव है किसने दिया रहता है, इसको ऐसा बोलकर स्टार्ट करेंगे, वंदे मातरम बोलने से स्टार्ट करेंगे, ये सुझाव दिया रहता है दादा भाई खापर्डे।
क्लियर है। अब देखिए उस टाइम पे ये था कि चूंकि अंग्रेज का शासन था, है ना, तो वंदे मातरम बोलने पर पनिशमेंट दिया जाता था, सजा होती थी, कैद कर लिया जाता था। तो इस चीज के लिए हर कोई एग्री नहीं हुआ। दादा भाई खापर्डे ने तो हालांकि सुझाव दिया था कि हमको ये सभा वंदे मातरम बोलकर स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे कैद हो जाता था। तो कैद होने की वजह से इसमें इस चीज से असहमत थे। कौन कौन असहमत थे? एक तो है RN मधोलकर और एक हरि सिंह गौर, ये दोनों के दोनों असहमत थे। क्लियर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा असहमत। वंदे मातरम बोलकर इस सभा को प्रारंभ करने में असहमति प्रकट किसने किया था? RN मधोलकर और एक है हरि सिंह गौर। क्लियर है, ये दोनों जो रहेंगे ये एक ही दल वाले रहते हैं, बाद में ये नरम दल के मेंबर बन जाते हैं। अब चूंकि इनका सुझाव को मानने से अगर ये इनकार कर रहे हैं, असहमत हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या होगा, आपसी मतभेद प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर आपसी मतभेद बोला जाएगा किन के बीच होता है, तो RN मधोलकर और हरि सिंह गौर ये एक दल में रहेंगे। इनके अगेंस्ट कौन रहेंगे? जिन्होंने यह सुझाव दिया है, दादा भाई खापर्डे। क्लियर है, और दादा भाई खापर्डे का वहां पे साथ देते हैं शिवराम मुंजे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सिनॉप्सिस बना लेते हैं, मतभेद। मतभेद किनके बीच होता है? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। मधोलकर गौर, RN मधोलकर प्लस हरि सिंह गौर वर्सेस किनके बीच हो जाएगा? दादा भाई खापर्डे प्लस शिवराम मुंजे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये जो बैठक स्टार्ट होना रहता है ये रायपुर के टाउन हॉल में स्टार्ट होना रहता है। अब यहाँ पे बैठक स्टार्ट हुआ ही नहीं है, स्टार्ट कैसे करेंगे, इसी मुद्दे पे ही इन लोगों की बहस हो गई है। तो बहस होने के पश्चात मतभेद होता है, RN मधोलकर और गौर जो है एक टीम में रहेंगे, और जो दादा भाई खापर्डे और शिवराम मुंजे ये एक टीम में रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो दादा भाई खापर्डे हैं वो नाराज हो जाते हैं कि मेरी बातों पे यहाँ पे सहमति नहीं दिखाई जा रही है। तो वो क्या करते हैं, इस सभा से, जो टाउन हॉल में जो सभा स्टार्ट हुई रहती है वहां से वो बाहर निकल जाते हैं। कौन कौन बाहर निकलेंगे? दादा भाई खापर्डे और शिवराम मुंजे। क्लियर है, इसके आगे की स्टोरी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो दादा भाई खापर्डे और जो शिवराम मुंजे हैं ये इस स्थान को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब बाहर चले जाते हैं तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो इनके बीच जो रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, वो इनको RN मधोलकर और जो गौर है हरि सिंह गौर, इनको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम बोलकर ही हमको सभा स्टार्ट करनी चाहिए। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद जो RN मधोलकर और हरि सिंह गौर हैं वो भी इस चीज के लिए मान जाते हैं, वो भी सहमति प्रकट करते हैं कि हमें ये जो सभा है ये वंदे मातरम बोलकर ही प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, अब वंदे मातरम बोलकर प्रारंभ करनी चाहिए, इस पे ये सहमत हो गए, तो दिक्कत तो अब होनी नहीं चाहिए दादा भाई खापर्डे और शिवराम मुंजे को। तो शिवराम जो मुंजे रहते हैं ये वापस सभा में आ जाते हैं कि हमने जो पक्ष रखा था उस पे सहमति प्रकट हो गई है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दादा भाई खापर्डे हैं इनका गुस्सा जो था कुछ ज्यादा ही था, तो ये जो है वापस सभा में नहीं आते हैं। तो सभा में नहीं आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैठक है वो संपन्न ना हो। दादा भाई खापर्डे छूट जाएंगे, यहाँ पे बैठक स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बैठक जो है ये रायपुर के टाउन हॉल में चल ही रही है, लेकिन जो दादा भाई खापर्डे हैं इनकी बैठक होती है, जैसे इधर पे पहली बैठक चल रही है इधर पे भी सेम थिंग उसी ही दिन पे बैठक चलती है, दादा भाई खापर्डे की बैठक। और ये जो बैठक है ये स्टार्ट करते हैं ये तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास, हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, इधर पे अब यहाँ तक की चीजें जो है इस सत्र का यहाँ पे कंप्लीट। अब इधर वाला जो भाग है ये क्या रहेगा, दादा भाई खापर्डे का रहेगा। दादा भाई खापर्डे अगर गए हैं तो उनके जो समर्थक है वो भी जाएंगे, है ना। तो उनके समर्थक अपने समर्थकों को या जो जनसभा रहती है उसको यहाँ पे जो दादा भाई खापर्डे रहते हैं ये तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास उसे संबोधित करते हैं। और यहाँ पे संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए ये बताते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का महत्व क्या क्या है और आपको विदेशी वस्तुओं का वहाँ पे बहिष्कार करना चाहिए। क्लियर है,
ये हो गया फर्स्ट डे का। अब उसके बाद चूंकि इनका तो मेन उद्देश्य रहता है कि उनको वंदे मातरम बोल करके ही प्रारंभ करनी है, तो इनके जो जन समर्थक रहते हैं उनके द्वारा उस सभा को संपन्न किया जाता है वंदे मातरम बोलकर। वो सभा फर्स्ट डे का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड डे भी इनको सभा स्टार्ट करनी है, ये तो फर्स्ट डे का सभा हो गया। इसके बाद सेकेंड डे का जो सभा रहता है, इनका संबोधन ये जो करते हैं, एक बाड़ा रहता है जिसे कहा जाता है बूटी का बाड़ा। क्लियर है। सेकेंड डे भी जो दादा भाई खपर्डे हैं, ये इसमें जाकर के मर्ज नहीं होते हैं, इनकी अलग से जनसभा चलती ही है। और ये जो जनसभा है सेकेंड डे, इस जनसभा का संबोधन बूटी के बाड़े में करते हैं शिवराम मुंजे जो हैं। इस प्रकार से ये जो सभा है ये आपकी समाप्त होती है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें चूंकि खपर्डे जो है वो तो शामिल हुए ही नहीं, तो यहीं पे आपसी मतभेद जो है वो मनमुटाव पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। तो इसका प्रभाव, ये ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होता है प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का, ओवरऑल जो इफेक्ट है वो क्या प्रभाव होता है, दो दल सामने आते हैं, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। क्लियर है। यहाँ पे गरम दल नरम दल विभाजित होते हैं, विभाजनकर्ता केलकर रहते हैं, पर एक्चुअल में जो सदस्य का जो नाम है वो प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र के समापन के पश्चात ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से असहमति हो गई। असहमति हो गई मतलब मतभेद हो गया। मतभेद हो गया तो दो दल यहाँ पे आपस में बट जाते हैं, एक तो गरम दल और एक नरम दल। क्लियर है। तो इसके बाद जो है 1907 के प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र के पश्चात यहाँ पे आप लोग लास्ट में प्रभाव लिखिएगा कि गरम दल और नरम दल, दो दल सामने आते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि गरम दल के मेंबर कौन कौन है और नरम दल के मेंबर कौन कौन है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। एक साइड पे गरम दल के मेंबर करना है और एक साइड पे नरम दल के मेंबर करना है। आप लोग अलग से कॉलम बना लीजिएगा गरम दल और नरम दल के मेंबर का। तो सबसे पहले चलिए नरम दल के मैं मेंबर बताती हूँ। नरम दल में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। और गरम दल में पहला नाम आप लोगों को याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर है। अब बाकी नरम दल के सदस्य इधर देखिएगा। सुंदरलाल शर्मा के बाद नेक्स्ट याद रखना है CM ठक्कर, केलकर। ये वही केलकर है जो गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। सुंदरलाल शर्मा, CM ठक्कर, केलकर, हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर, देवेंद्र नाथ चौधरी, राय बहादुर। राय बहादुर। लास्ट नाम आपको याद रखना है RN मधोलकर। RN मधोलकर। ये इतने नाम जो है नरम दल में रहेंगे। अब यहीं पे आप लोगों को गरम दल के भी मेंबर्स याद रखने हैं। सबसे पहले गरम दल में रविशंकर शुक्ल है। रविशंकर शुक्ल के बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है माधवराव सप्रे, नेक्स्ट याद रखना है वामन राव लाखे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, देखिए जो दादा भाई खपर्डे हैं ये किस में आ जाएंगे, गरम दल में आएंगे, क्योंकि ये असहमत थे इन लोगों से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे दादा भाई खपर्डे। इसके बाद दादा भाई खपर्डे का सहयोगी कौन रहता है, शिवराम मुंजे। तो शिवराम मुंजे भी गरम दल में आ जाएंगे। शिवराम मुंजे। एक चीज याद रखिएगा, जो शिवराम मुंजे है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। कभी कभी इसको नरम दल में दिया है, कभी कभी किसी किसी बुक में इसको गरम दल में दिया है। क्लियर है। अभी रिसेंट में अगर देखा जाएगा तो इसको शिवराम मुंजे को गरम दल का मेंबर माना जा रहा है और लगभग आंसर भी इसको गरम दल में ही लिया गया है।
ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर सपोज के लिए रिसेंट वाले में नरम दल में देता तो आप नरम दल में लीजिएगा, लेकिन इसका फुल चांसेस ये है कि गर्म दल में ही इसको आंसर लेगा। क्लियर है? ये पुराने स्रोत के आधार पर नरम दल में लेता था और अभी इसको गर्म दल में देता है। क्लियर है? यहाँ पे रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, दादा भाई खपाड़े, शिवराम मुंजे, नेक्स्ट नाम है लक्ष्मणराव उदगीकर, लक्ष्मणराव उदगीकर। इसके बाद दो नाम आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, और एक लास्ट नाम है हनुमान, ठाकुर हनुमान। क्लियर है? ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, और लास्ट जो नाम रहेगा ये रहेगा ठाकुर हनुमान। क्लियर है? ये दो गुट आपको याद रखना है, एक तो गर्म दल के मेंबर और एक नरम दल के मेंबर। ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन होता है, लेकिन जो दो दल सामने आते हैं ये प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र के वजह से सामने आते हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 1907 में हम लोगों को पढ़ना है राजनांदगांव में देश का प्रथम छात्र हड़ताल। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए 1907 तक का हुआ था, उसमें नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचा हुआ है 1907 में। सबसे पहला 1907 है यहाँ पे देश का प्रथम छात्र हड़ताल। देश का प्रथम छात्र हड़ताल। क्लियर है? 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल। और नेक्स्ट जो एक और 1907 है, इसका पूरा डेट है 13 अगस्त 1907। ठीक। तो जो देश का प्रथम छात्र हड़ताल है 1907 वाला, इसका प्लेस है राजनांदगांव। राजनांदगांव। और राजनांदगांव भी कहाँ? हाई स्कूल में। इसको लिख लीजिएगा, हाई स्कूल, राजनांदगांव हाई स्कूल में। क्लियर है? और इसका जो नेतृत्व है, नेतृत्वकर्ता वो है ठाकुर प्यारेलाल, और ठाकुर प्यारेलाल का साथ दिया रहता है नंदलाल झा के द्वारा। क्लियर है? ये 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल, मैं आप लोगों को बताई थी 1907 में 4 डेट पढ़ना है हम लोगों को, तो उसमें से 2 डेट कंप्लीट हो चुका था, एक तो सूरत अधिवेशन था और एक प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय सत्र का आयोजन। फिर नेक्स्ट जो 2 डेट है 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल राजनांदगांव हाई स्कूल में जो कि हुआ रहता है। याद रखिएगा ये देश का प्रथम छात्र हड़ताल रहता है, जिसका नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल और इनका साथ दिया रहता है नंदलाल झा ने। अब इसी ही टाइम पे ये जो प्रथम छात्र हड़ताल हुआ रहता है, इसी ही टाइम पे ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया रहता है। राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ठीक है। राजनांदगांव में किया गया रहता है किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। जिसमें इनके 2 सहयोगी रहते हैं, एक तो मास्टर शिवलाल और दूसरा नाम है शंकरलाल खरे। शंकरलाल खरे। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया रहता है, ये कैसे किया गया रहता है? खादी प्रचार के साथ साथ ही ये लोग स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कहाँ करते हैं? राजनांदगांव में। ठाकुर प्यारेलाल रहते हैं और उनके साथ मास्टर शिवलाल और शंकरलाल खरे भी इनका सहयोग देते हैं। क्लियर है? ये देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट 13 अगस्त 1907 है, इसमें हुआ रहता है हिंद केसरी का प्रकाशन। हिंद केसरी का प्रकाशन प्रारंभ। कहाँ से प्रारंभ हुआ रहता है? नागपुर से। इसका जो प्रकाशन है ये नागपुर में हुआ रहता है। और किनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया रहता है? माधवराव सप्रे के द्वारा। माधवराव सप्रे के द्वारा। याद रखिएगा, इसकी जो लैंग्वेज थी, ये जो हिंद केसरी है, इसकी जो लैंग्वेज या इसकी जो भाषा थी वो हिंदी थी।
हिंदी में इसका प्रकाशन होता है कब? 13 अगस्त 1907 को। तो ये जो हिंद केसरी जो पत्रिका रहती है ये किससे प्रेरित हुई रहती है? बाल गंगाधर तिलक जी जो रहते हैं, बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका रहती है, एक तो मराठा पत्रिका और एक केसरी पत्रिका। तो केसरी पत्रिका से ही प्रेरित होकर के माधवराव सप्रे जी ने हिंद केसरी का प्रकाशन किया जाता है उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, अब देखिएगा ये जो बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका है ये एक्चुअल में स्वदेशी आंदोलन के समय स्टार्ट किया गया रहता है। स्वदेशी आंदोलन में के समर्थन के लिए बोल सकते हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के अगेंस्ट इसी में चीज़ें लिखी जाती कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश को खराब करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके प्रशासन के अगेंस्ट। तो बाल गंगाधर तिलक जी का स्वदेशी आंदोलन के समय दो पत्रिका आता है, एक तो मराठा पत्रिका और एक केसरी पत्रिका। जो मराठा पत्रिका है इसकी जो भाषा रहती है वो इंग्लिश रहती है, और जो केसरी पत्रिका है इसकी जो भाषा रहती है वो मराठी रहती है। ठीक है, मराठा पत्रिका का प्रकाशन इंग्लिश भाषा में होता है, अंग्रेजी भाषा में होता है, और जो केसरी पत्रिका है इसका प्रकाशन मराठी भाषा में होता है। और इसी पत्रिका से, यही जो केसरी पत्रिका है इससे प्रेरित हो करके माधवराव सप्रे जी जो हैं 13 अगस्त 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन प्रारंभ करते हैं, और इसका प्रकाशन होता है नागपुर से। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि क्या हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से होता है या छत्तीसगढ़ से होता है? ये पत्रिका छत्तीसगढ़ के लिए जरूर रहती है हिंदी भाषा में, लेकिन इसका प्रकाशन नागपुर में होता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है ये? अब ये जो केसरी, जो हिंद केसरी जो पत्रिका है इसके दो लेख प्रकाशित हुए थे। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका के दो लेख प्रकाशित हुए थे, दो लेख प्रकाशित। अब ये जो दो लेख हैं इसके शीर्षक जो हैं, देखिए शीर्षक कौन कौन सा है। एक शीर्षक है भारत का दुर्दशा, या भारत की दुर्दशा लिख सकते हैं इसको, दुर्दशा। ठीक है, और दूसरा है बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य। क्लियर है? देखिए जो हिंद केसरी है इसके दो लेख प्रकाशित हुए थे जिसके शीर्षक है भारत की, ये दुर्दशा नहीं ना, इसको दुर्भाग्य लिख लीजिएगा, भारत का दुर्भाग्य, भारत का दुर्भाग्य, और दूसरा है बम गोले का रहस्य। ये दो जो शीर्षक है ये प्रकाशित हुए रहते हैं। अब देखिए जो हिंद केसरी जो है, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई हूं कि हिंद केसरी में क्या करते हैं, अंग्रेजों का जो प्रशासन है उसका आलोचना किया जाता है, या सीधी सी बात बोला जाए कि अंग्रेजों की इसमें आलोचना की जाती है। अब अंग्रेजों की आलोचना किस में की गई है? हिंद केसरी जो समाचार पत्र है इसमें की गई है ना, हिंद केसरी पत्रिका में। तो इसी के चलते हिंद केसरी जो पत्रिका है ये स्टार्ट किनके द्वारा किया गया है? माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया है। तो अंग्रेजी प्रशासन की आलोचना करने के विरोध में माधवराव सप्रे जी को 21 अगस्त 1908 में जेल में डाल दिया जाता है। 21 अगस्त 1908 को ये क्या करते हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है, और ये जो रिहा होंगे ये रहेगा 9 नवंबर 1908 को जेल से ये रिहा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 21 अगस्त 1908 को माधवराव सप्रे जी को कारावास, किसकी वजह से कारावास होता है? हिंद केसरी के प्रकाशन की वजह से, और प्रकाशन की वजह से एक्चुअल में नहीं, उसमें आलोचना किया गया रहता है अंग्रेजों का, जिसकी वजह से माधवराव सप्रे जी को 21 अगस्त 1908 को कारावास होता है और 9 नवंबर 1908 को ये रिहा हो जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माधवराव सप्रे जी को कारावास कब होता है, तो 1908 में होता है। पूरा डेट पूछा जाएगा तो 21 अगस्त 1908 को। और हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कब होता है? 13 अगस्त 1907 में, 1908 में नहीं है, 1907 में, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 1907 का जो डेट था, 4 डेट मैंने बताया था, हालांकि अगर कायदे से देखा जाएगा तो वो 5 है,
स्टार्टिंग में जो स्वदेशी दुकान जो ओपन किया गया रहता है वो 1907 में मैंने बताया है आप लोगों को, बट उसको आपको समित्र मंडल के साथ मर्ज करके पढ़ लेना है। उसके अलावा बाकी आपके 4 डेट है 1907 वाला। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को करना है 1909, ये नोट कर लीजिए। देखिए 1907 कंप्लीट है। अगर देखा जाएगा 1908 में कोई ईयर छूट रहा है आप बोलेंगे तो 1908 में ये माधवराव सप्रे का कारावास कवर हो जाएगा। चाहे तो आप लोग अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं इसको, 1908 में माधवराव सप्रे जी को कारावास होता है। उसका रीजन मैं आप लोगों को अभी बताई हूँ कि पत्रकारिता की वजह से उनको कारावास होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 1909। 1909 में है सरस्वती पुस्तकालय का गठन। सरस्वती पत्रिका नहीं समझना ना यहाँ पे कोई भी, सरस्वती पत्रिका मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ 1900 में। ये है सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय का गठन। सरस्वती पुस्तकालय का गठन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। ठीक है, और किनके द्वारा किया जाता है? सरस्वती पुस्तकालय का जो गठन है ये किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। राजनांदगांव है तो राजनांदगांव में मोस्टली आपको ठाकुर प्यारेलाल ही नाम देखने को मिलेंगे, तो ये किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। और ठाकुर प्यारेलाल के 2 सहयोगी रहते हैं, एक तो है राजूलाल श्रीवास्तव और एक है छवि राम चौबे। ये 2 इनके सहयोगी रहते हैं। अगर देखा जाएगा कायदे से कि सरस्वती पुस्तकालय का गठन का मेन पर्पस क्या रहता है, तो जो राजनांदगांव के निवासी हैं, जरूरी नहीं है कि राजनांदगांव के ही लोग आएंगे, लेकिन राजनांदगांव में ओपन हुआ है इसीलिए मैं राजनांदगांव के निवासी बोल रही हूँ। उनमें राजनीतिक एकता लाने के उद्देश्य से ये स्टार्ट किया गया रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या ठाकुर प्यारेलाल जी का जो सरस्वती पुस्तकालय गठन करने का मेन पर्पस राजनीतिक दृष्टि से रहता है, तो बिल्कुल रहता है। ये जो है इनका पर्पस एक्चुअल में राजनीतिक दृष्टिकोण से ही रहता है। ठीक है, और मेन अगर ऐसा उद्देश्य देखा जाएगा तो क्या रहता है, लोगों में राजनीतिक एकता जागृत करना। ठीक, इसके बाद 1909 के बाद नेक्स्ट रहेगा 1910। 1910 में है राष्ट्रबंधु पत्रिका का प्रकाशन। राष्ट्रबंधु पत्रिका का प्रकाशन, और ये प्रकाशन भी ठाकुर प्यारेलाल जी के ही द्वारा किया गया रहता है, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद 1910 के बाद नेक्स्ट रहेगा 1912। 1912 में एक सभा है कान्यकुब्ज महासभा। कान्यकुब्ज महासभा, ठीक है। कान्यकुब्ज महासभा का गठन ये किया गया रहता है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। क्लियर है? ये 1912 में कान्यकुब्ज महासभा पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसको ओपन किया गया रहता है। ठीक, इसके बाद का जो डेट रहेगा, क्योंकि अभी मैं इसी में बता दूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरनेस लग जाएगा। 1907 से हम आज स्टार्ट किए थे, 1906 से हम कल खत्म किए थे जो लास्ट क्लास थी, तो 1906 का कुछ पॉइंट रह गया था वो मैं आज कवर कराई हूँ आप लोगों को। 1907 से लेकर के 1912 तक का जो भाग है हमारा ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे 1915 से। 1913 में एक है, इसको चलिए 1913 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1915 से कल हम आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। 1913 में रहता है मध्य प्रांत, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया है ना, 1913 जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है। मध्य प्रांत विधानसभा में, मध्य प्रांत विधानसभा में
नागपुर एवं छत्तीसगढ़ के नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रथम सदस्य जो प्रथम सदस्य थे उनका नाम है नथमल मुनीम। लिख लीजिएगा, नथमल मुनीम। ये क्वेश्चन में पूछा गया, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1913 में मध्य प्रांत विधानसभा में नागपुर और छत्तीसगढ़ की जो नगर पालिकाएं हैं वहाँ पे जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे निर्वाचित प्रथम सदस्य रहते हैं नथमल मुनीम। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद का जो आगे का जो डेट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। पार्ट पार्ट में पढ़ते जाइए। जैसे एक वीडियो में जहाँ तक बताई हूँ पहले उसको एक बार कर लीजिए, फिर दूसरे में जहाँ तक बताई हूँ उसको सेकंड टाइम कर लीजिए, फिर उसको रिवाइज करिए। उसी पार्ट के हिसाब से आप उसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि एक बार में करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो बहुत छोटा है, आगे जब नेक्स्ट डेट में आते जाएंगे हम लोग तो थोड़ा सा और लेंथी होते जाएगा, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो अच्छे से रिवाइज करते हुए इसको पढ़ते जाइएगा। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।